नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ससुराल आए पिता की बेइज्जती होते देख बेटी ने सास ससुर को सिखाया ऐसा सबक कि उनके होश गुम हो गए। मैं रागिनी, घर की छोटी बहू। अभी 6 महीने पहले ही मेरी शादी हुई है। मैं अच्छी पढ़ी लिखी हूँ। मेरे पति का अच्छा बिजनेस भी है। मेरे घर में सास ससुर, जेठ जेठानी, उनके 2 बच्चों के अलावा हम 2 पति पत्नी हैं। घर में सब अच्छे हैं। मेरी जेठानी जी भी बहुत अच्छी हैं। अगर सबसे बुरी कोई है तो वह मैं हूँ, क्योंकि मुझे किसी की गलत बातें बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा नहीं है कि ससुराल आकर मैं ऐसी हो गई हूँ। बचपन से ही मैं सीधे मुंह पर कहती हूँ, जिससे मुझे ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते। मेरी माँ ने मुझे कितनी बार सिखाया कि तुम जो बोलती हो वही सही होता है, लेकिन बोलने का तरीका थोड़ा गलत है। इसीलिए अपनी बात कहने का तरीका बदलो। मैंने कई बार कोशिश भी की, पर मुझसे नहीं हुआ। कभी कुछ भी गलत देखकर या सुनकर मुझे तुरंत बोलने की आदत है। इसीलिए मुझे ससुराल वाले बिल्कुल पसंद नहीं करते और 6 महीने में ही मैं एक अच्छी बहू बनने के बजाय बहुत बुरी बहू बन गई। और वही मेरी जेठानी जल्दी किसी को जवाब नहीं देती, चुपचाप अपने काम में लगी रहती है, तो वह घर की सबसे प्यारी बहू है। वैसे तो वह सच में बहुत अच्छी है। उनकी जैसी मैं कभी बन भी नहीं सकती हूँ। एक दिन की बात है, नाश्ता करने के बाद जब मैं अपना नाश्ता कर रही थी तो एक पराठा ठंडा हो चुका था, जो खाने में अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी मैं चुपचाप खा रही थी, क्योंकि मेरे ससुराल में यही नियम है। पहले घर के सभी खा लेंगे, फिर जाकर बहुएं खाएंगी। और ससुराल तो क्या, मैंने तो अपने मायके में भी देखा है। जब तक दादी थी तब तक क्या मजाल कि माँ कभी दादी या पापा से पहले खा ले। वह तो उन दोनों से पहले चाय भी नहीं पीती थी। मन में यही सब सोचते हुए मैं पराठा खा रही थी। तभी सासू माँ ने ताना मारते हुए कहा, अरे, सबने कब का अपना नाश्ता खत्म कर लिया, तुम घंटों से लेकर बैठी हो, आखिर कर क्या रही हो? मुंह में दांत नहीं है क्या? घर में सब काम पड़े हैं और तुम्हें है कि खाने से फुर्सत ही नहीं है। मुझे यह सब सुनकर काफी बुरा लगा, परंतु फिर भी कुछ नहीं बोली और खाने लगी। लेकिन सासू माँ का बोलना बंद ही नहीं हो रहा था। तभी मैं बोल पड़ी, क्या मम्मी जी, आप खाते समय भी सुना देती हैं। कम खाते समय तो ताना मत मारो। सबके खाने के बाद खाना खाने बैठी हूँ। मेरी बात सुनते ही सासू माँ ने मुझे घूरते हुए कहा, तुम्हारी जुबान सबसे ज्यादा चलती है, बाकी कुछ नहीं, बोलकर जाने लगी। फिर पलटते हुए बोली, सुनो, अभिषेक सोकर उठा या नहीं? मैंने कहा, नहीं मम्मी जी, अभी तो नहीं उठे। अरे तो उठाओ ना, आज उसके पापा ने कहा था कि जल्दी दुकान पर आने के लिए। यह लड़का भी ना, जब से इसकी शादी हुई है, यह एक नंबर का आलसी हो गया है और कामचोर भी। अगर इसी तरह चलता रहा तो हो गया घर और बिजनेस का कल्याण। मैं एक बार फिर बोलने लगी। तब तक मेरी जेठानी ने इशारे से चुप रहने के लिए कहा, इसीलिए मैं चुप हो गई। सासू माँ चुप नहीं हुई। जब से इस लड़के का ब्याह क्या हुआ है और घर में यह लड़की आई है, तब से घर की तो बरकत ही बंद हो गई है। इसके कदम बिल्कुल भी शुभ नहीं है। फिर मुंह बनाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। यह सब सुनकर मैं तो अवाक रह गई। तब तक जेठानी ने आकर कहा, शांत रहो, ससुराल में इस तरह के ताने तो सुनने ही पड़ते हैं। तुम अभी नई हो, इसीलिए ज्यादा कुछ पता नहीं है। धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। एक दिन मेरी जेठानी ने आकर पूछा, आज लंच में क्या बनाओगी? मैंने कहा, छोले पूरी। अरे, उससे क्यों पूछ रही है? वह उसे पसंद नहीं। आलू गोभी की सब्जी और रोटी बनाओ। पीछे से सासू माँ ने कहा, ठीक है।
मैं सारी तैयारी कर देती हूँ, तुम बना देना। ठीक है दीदी। मैं खाना बना रही थी कि मेरे भाई का फ़ोन आया कि मैं और पापा तुम्हारे यहाँ किसी काम से आए हैं, तो हम मिलने आ रहे हैं। मैंने खुश होते हुए कहा, हाँ आ जाओ भैया, लंच इधर ही करना, मैं बना रही हूँ। भैया ने कहा, ठीक है। शादी के बाद पहली बार पापा घर आ रहे थे, तो मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित थी। पापा और भैया के आने के बाद मैंने सास और जेठानी को भी बताई थी, तो जेठानी तो खुश हुई, पर सास का मुंह लटक गया। शायद वह नहीं चाहती थी कि मेरे मायके वाले आए। मैं जाकर चुपचाप रसोई में खाना बनाने लगी। कुछ देर में मैंने और मेरी जेठानी ने मिलकर सारा खाना बना लिया। मैंने अपने पापा के पसंद की पनीर की सब्जी और दही बड़ा भी बनाया। तब तक मेरे पतिदेव भी उठकर चाय मांगने लगे, तो मैंने कहा, आप इतना देर तक सोते हो, मम्मी मुझ पर नाराज होती हैं। जल्दी से दुकान चले जाओ, पापा जल्दी आने को बोलकर गए हैं। उन्होंने मेरी बात सुनकर अनमने ढंग से कहा, हाँ हाँ पता है, चला जाऊंगा। वह तो रोज ही जल्दी आने के लिए कहते हैं, पर लोगों की अपनी लाइफ भी तो है। इधर रसोई में इतनी सारी चीजें देखकर जेठानी ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, इतना सब कुछ बिना पूछे ही बना लिया? कहीं मम्मी जी नाराज हो गई तो? कैसी बातें कर रही हो दीदी, भला वो क्यों नाराज होंगी? मेरे पापा पहली बार आ रहे हैं, उनके पसंद का खाना तो बनाना बनता ही है, नहीं तो वह बोलेंगे, क्या बेटी तुम ससुराल में आकर अपने पापा की पसंद नापसंद भी भूल गई हो? हाँ तुम सही कह रही हो, पर मुझे थोड़ा डर लग रहा है, कहीं मम्मी भी नाराज ना हो जाए। वह क्या है ना कि इतने सालों में मैंने कभी मम्मी जी से पूछे बिना खाना नहीं बनाया, और मेहमान के आने पर वह तो बिल्कुल भी नहीं। मैं बोली, अरे ठीक है ना दीदी, नाराज होंगी तो मैं थोड़ा सुन लूंगी। वैसे भी मम्मी जी मुझसे तो ज़्यादातर नाराज ही रहती हैं। बोलकर हम दोनों हंसने लगे। हम दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी सासू माँ रसोई में आई, यह देखने के लिए कि पापा के लिए मैंने क्या बनाया है। वह नजरें दौड़ा दौड़ा कर सब कुछ देखने लगी। मैंने तो जो कुछ बनाया था वह सारी चीज़ों के नाम बता दिए। सुनते ही सासू माँ ने कहा, कभी अपने ससुराल वालों के लिए इतना सब कुछ बनाती तो हो गया। मम्मी जी संडे को ही तो बनाया था, इतना सब कुछ रोज रोज थोड़ी ना बनता है। और रही बात, पापा जी तो पहली बार आ रहे हैं, इसीलिए मैंने स्पेशल बनाया है। मेरी बातें सुनकर सासू माँ मुंह बनाने लगी और वहां से चली गई। पापा और भैया भी तब तक आ चुके थे। तब तक सास ससुर ने को भी बता दिया था कि समधी जी आ रहे हैं, तो वह भी घर आ गए। एक दूसरे का हालचाल पूछने के बाद सबने एक साथ लंच किया। अब बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। तब मैं और जेठानी भी उठकर खाना खाने आ गई। तब मेरे पापा ने पूछा, समधी जी मेरी बेटी अच्छे से तो रहती है ना? उसके व्यवहार से खुश तो है ना आप? सबकी सेवा करती है कि नहीं? कोई शिकायत तो नहीं? पापा जी की बातें सुनकर मेरी जेठानी ने कहा, देखना दीदी, पापा जी का तो पता नहीं, लेकिन मम्मी जी जरूर बोलेंगी। बाकी सब तो ठीक है, बस आपकी बेटी की जुबान जरा तेज है। लेकिन यह क्या? पापा की बात पूरी होने से पहले ही ससुर जी ने बात काटते हुए कहा, वह सब बाद में करेंगे, पहले यह बताइए कि कैसे आना हुआ? जी वो यहीं पास में कुछ काम था, तो हमने सोचा कि बिटिया से मिल आए और आप सबसे भी मुलाकात हो जाएगी। वैसे भी रागिनी की शादी के बाद मैं आया ही नहीं, तो मुझे लगा कि एक बार उससे मिल लेना चाहिए। ससुर जी बोले, तो हमें खबर नहीं की कि आप आ रहे हैं? नहीं जी, मैंने दामाद जी को फ़ोन किया था और बिटिया को भी यह बात पता थी। क्या उसने आपको बताया नहीं?
ससुर जी जरा सख्त होते हुए बोले, पहले यह बताइए कि यह घर किसका है, मेरा या आपकी बेटी दामाद का। पापा जी बोले, आप कैसी बातें कर रहे हैं समधी जी, बेशक घर आपका है, तो फिर मुझे बताकर आना चाहिए था या बेटी दामाद को, तभी तो मैं सोचूं कि आखिर आपकी बेटी ऐसी क्यों है। जब बाप ही ऐसा है तो बेटी को शिक्षा कहाँ से मिलेगी, बेटी तो ऐसी ही होगी। समधी जी, क्या हो गया है और आप यह कैसी बातें कर रहे हैं, आप कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हैं। ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगा तो अगली बार से मैं बता कर आऊँगा, पर इस तरह से बात मत करिए। वैसे क्या किया है रागिनी ने? क्या क्या बताऊं, कोई एक बात हो तो ना। कोई संस्कार नहीं दिया है आपने, संस्कारहीन बेटी है आपकी। दोनों की बातें सुनकर मैं थाली छोड़कर उठ खड़ी हुई और बाहर आने लगी, पर मेरी जेठानी ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया और ना में सिर हिला दिया कि तुम बाहर मत जाओ। मैं खाना बीच में ही छोड़कर कमरे में आ गई, जहाँ से उन दोनों की बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी। ससुर जी अभी बोल रहे थे, उनकी बातें सुनकर पापा जी और भाई दोनों गंभीर हो गए। कुछ पल के लिए शांत रहे, फिर बोले, क्या हुआ, क्या किया है मेरी बेटी ने, आप क्यों इतना नाराज हो रहे हैं? आपकी बेटी की कौन सी बात बताऊं? सबसे पहले तो आपकी बेटी को किसी की भी लाज नहीं है, सबसे छोटी है, लेकिन घर में बड़ों से इस तरह बात करती है जैसे सबसे बड़ी हो, पति का नाम लेकर बुलाती है। संदीप जी बोले, आजकल तो सभी पति का नाम लेकर ही बुलाते हैं, भला यह तो कोई नाराज होने वाली बात नहीं है। पापा जी की बात सुनकर ससुर जी ने तुरंत कहा, तो इसका मतलब आपकी पत्नी भी आपका नाम लेकर बुलाती है। देखिए, यह चलन आपके घर में होगा, मेरे घर में नहीं। आपकी बेटी आपकी सास की एक भी बात नहीं सुनती है, हर बात पर सवाल जवाब करती है। भला यह क्या तरीका है? बहू का हर वक्त अपने मन का करना चाहती है। अगर मेरी पत्नी बर्दाश्त नहीं करती तो यह घर कब का टूट गया होता। ससुर जी की शिकायत सुनकर मुझे तो आश्चर्य और हैरानी दोनों होने लगी। आज तक मैं यही सोचती रही कि सिर्फ मेरी सास ही खड़ूस है और सख्त मिजाज की है, पर यहाँ तो ससुर जी तो सास से भी 2 कदम आगे हैं। मुझे उनकी कड़वी बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी, मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैं झटके से घर से बाहर निकली सफाई देने के लिए, परंतु मेरी जेठानी ने एक बार फिर मेरा हाथ पकड़कर कमरे में खींच कर बैठा दिया। क्या बेवकूफ़ी है, तुम इस तरह बार बार बाहर जाने की कोशिश क्यों कर रही हो? 2 लोगों के बीच में भला तुम क्या बात करने जा रही हो? जेठानी की बात सुनकर मैंने कहा, देखो दीदी, मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनूंगी। मैं बुरी हूँ तो थोड़ी और बुरी बनने दो, लेकिन यह सब सहन करना मेरे बस की तो बाहर है, जानती हूँ, पर अभी चुप रहो। वह दोनों बात कर रहे हैं ना, तो तुम बीच में मत बोलो। पर फिर भी मैं जाने लगी तो जेठानी बोली, ठीक है, जाकर बोल और खूब इंसल्ट करवा ले अपने भाई और पापा की। जेठानी ने गुस्से में मेरा हाथ पटकते हुए कहा, तो मैं वापस आकर अपने कमरे में बैठकर और खूब रोने लगी। मुझे रोता देखकर मेरी जेठानी भी रोने लगी। बस इतना समझ ले कि ससुराल में पैर जमाना आसान नहीं होता। दोनों की बातें अभी भी जारी थी। अब की बार मेरी सास बोल रही थी कि मेरी बड़ी बहू इतनी सीधी और संस्कारी है। क्या बताऊं, क्या वह पढ़ी लिखी नहीं है? वह तो बड़े खानदान की है और कंपनी के मालिक की बेटी है। जितनी उसके बाप की कमाई है उतनी आपकी कमाई नहीं है, लेकिन फिर भी घमंड दूर दूर तक नहीं है। और एक आपकी बेटी है,
जिस दिन से मेरे बेटे का ब्याह हुआ उस दिन से आपकी बेटी के कदम हमारे घर में कलेश का कारण बन गए हैं। तब से मेरे घर की बरकत बंद हो गई है। बड़े अशुभ कदम हैं आपकी बेटी के। मेरा बेटा बहुत मेहनत करता है, लेकिन ब्याह के बाद तो काम करना ही बंद कर दिया। मेरे छोटे छोटे पोते पोतियों से काम करवाती है। और क्या बताऊं आपको, आपने तो हमें ठग लिया है। शादी से पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मेरी बेटी ऐसी है, मेरी बेटी वैसी है, लेकिन देख लिया पिछले 6 महीने में भी उसका असली रंग क्या है। वह कहते हैं ना कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। सास ससुर के मुंह से सारी बातें सुनकर मेरे पापा ने सिर झुका लिया। ठीक है, हमें जो कहना था वह कह दिया। अब आपकी बिटिया जो आपको बात करनी है कर लीजिए। ससुर जी ने कहा तो मेरे पापा ने मुझे आवाज लगाई, रागिनी बेटा बाहर आना जरा। मैं तुरंत निकलकर पापा के पास आ गई। गुस्से में होने के कारण आंखें लाल हो चुकी थी, जिसे देख मैं सहम गई। बेटा, मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारे सास ससुर क्या बोल रहे हैं तुम्हारे बारे में? ऐसा क्यों करती हो बेटा? मैंने तुम्हारी माँ ने कितना कुछ समझाया था, तुम नहीं समझी। बेटा, यह तुम्हारा ससुराल है। यहाँ हर एक कदम और एक बार सोच समझकर उठाओ और फिर बोलो। इतनी पढ़ी लिखी हो फिर भी इतनी समझ नहीं है। तुम अपने माँ के दिए सारे संस्कार भूल गई हो क्या? मैं तो सोच रहा था मेरी बिटिया ने अपने व्यवहार से ससुराल से सबका दिल जीत लेगी, मुझे गौरवान्वित करेगी। लेकिन आज यह सब सुनकर बहुत दुख हो रहा है, बड़ी शर्मिंदगी भी हो रही है। पापा की बातें सुनकर मेरी नजरें झुक गई और सिसकियां निकल पड़ी। ठीक है बेटा, अभी तो तुमने जीवन की शुरुआत की है, तो थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं। चलो, अब तक जो भी गलतियां हुई हैं उनके लिए माफी मांग लो। आगे से कोशिश करना कि दोबारा ऐसा ना हो। समधी जी, मैं दोनों से हाथ जोड़कर आग्रह करता हूँ, कृपया मेरी बच्ची का बचपना समझकर उसे माफ कर देना। आगे से फिर ऐसी गलती नहीं करेगी। मैं जानता हूँ जरा यह तुनक मिजाजी है, पर दिल की साफ है। पापा की बातें सुनकर मेरे सास ससुर ने एक शब्द नहीं कहा अपने मुंह से। गुस्से में मेरी ओर देखने लगे। पापा जी बोले, चलो बेटा, मेरे सामने ही माफी मांग लो। मैंने कहा, पापा पहले मेरी बात सुन लीजिए। अब की बार पापा ने गुस्से में कहा, तुम्हारी बातें क्या सुनूं बेटा, पहले मैंने जो कहा वह करो। चलो माफी मांगो अपने सास ससुर से। मैंने कहा, सॉरी पापा, मैं माफी नहीं मांगूंगी। देखा क्या बदतमीज लड़की है, अपने ससुराल में मेरी नाक कटा दी, फिर भी इसे अपनी गलती का एहसास नहीं। पापा ने अब की बार गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। यह सुनकर मैंने कहा, पापा भला आपने एक तरफ की बातें सुनकर कैसे फैसला सुना दिया माफी मांगने के लिए? आप सिर्फ मेरे सास ससुर की बातें सुनकर मुझे डांट रहे हैं। एक बार भी आपने क्यों नहीं पूछा कि बेटा तुम्हें भी कुछ कहना है? अगर मेरी गलती है तो भी मुझे अपनी बात रखने का हक है। आप पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिए, फिर आपका जो भी फैसला होगा वह पूरी तरह से मैं मानने को तैयार हूँ। पापा जी गुस्से में मेरी तरफ देखने लगे। हाँ पापा, दीदी सही कह रही है, एक बार आप उसकी बातें भी सुनिए, तब अच्छी तरह से समझ में आएगा कि आखिर क्या बात है। मेरे भाई ने कहा तो पापा बोले, अच्छा ठीक है, चलो बोलो। मैं बोलना शुरू कर दी। उससे पहले ही मेरी सास उठकर जाने लगी तो मैंने कहा, मम्मी पापा आप दोनों यहीं ही बैठिए रहे, क्योंकि मैं जो कुछ कहना चाहती हूँ वह आप दोनों के सामने ही कहूँगी। ठीक है, बोलो, मेरे सास ससुर ने वापस बैठते हुए कहा। सास ससुर दोनों ने मुझे एक बार घूर कर देखा और फिर वापस बैठ गए। बोलो जो बोलना है। मैं वहीं नीचे जमीन पर बैठ गई। यह देखकर
मेरा भाई उठ खड़ा हुआ और अपनी चेयर मुझे देखकर बैठने को कहने लगा, नहीं भाई, मैं नीचे ही ठीक हूँ। मेरे ससुराल में यह नियम है कि जब घर के बड़े सोफा और चेयर पर बैठे हों तो हमें उनकी बराबरी में नहीं बल्कि नीचे जमीन पर बैठना है। क्या? सुनकर सास ससुर मुझे घूर कर देखने लगे और पापा आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। सबसे पहले आप यह बताइए कि जब उन्होंने इतना सब कुछ कहा मेरे बारे में, तब आपने एक बार भी यह क्यों नहीं पूछा कि आखिर मैंने क्या गलती की है? पापा और भाई के साथ मेरे सास ससुर भी मेरी तरफ देखने लगे। ठीक है, उन्होंने नहीं बताया, नहीं, ना ही आपने पूछा। चलो मैं बताती हूँ सारी बातें, इनकी लिहाज वाली बात, क्योंकि आप जानते हैं क्यों। क्यों बेटा? पापा, फेरे के बाद जब मैं यहाँ आई तो मुझे लगा कि काफ़ी पढ़ी लिखी फैमिली है, तो यह सब जरा खुले विचार के होंगे, आधुनिक सोच वाले होंगे। इसीलिए मैंने जेठ जी और पापा जी से घूंघट नहीं किया। उनसे मैं बहुत सामान्य होकर बात करने लगी, जो उन्हें नहीं भाया। परंतु यह बात उन्होंने मुझे प्यार से नहीं कहा, तभी भी बहुत भला बुरा कहा। तेरी माँ ने इतना भी नहीं सिखाया कि ससुर जी और जेठ से घूंघट किया जाता है, और हाँ, घर में तुम सबसे छोटी हो, इसीलिए हमेशा सिर पर पल्लू लेकर रहोगी। तब मैंने कहा कि जब जेठ जी को भैया और ससुर जी को पापा कहती हूँ तो भला दोनों से घूंघट करने की क्या जरूरत है? सुनकर उन्होंने तभी भी मुझे बहुत कुछ सुनाया, आपके संस्कार और परवरिश पर न जाने क्या क्या कहा। मुझे बहुत बुरा लगा, पर मैंने सुनकर भी एक बार भी जवाब नहीं दिया और ना ही कभी सिर से पल्लू हटने दिया। रही बात उनके बेटे के नाम लेने का, तो मैंने शुरुआती दिनों में उनके नाम लेकर ही बुलाती थी, पर इसके लिए उन्होंने मुझे बहुत डांटा। और जैसा आज उन्होंने कहा कि क्या आपकी पत्नी आपका नाम लेकर बुलाती है, ठीक है, ठीक वैसे ही उस दिन कहा कि तेरे मम्मी तेरे पापा का नाम लेकर बुलाती है क्या, मैंने उसी दिन से उन्हें नाम लेकर बुलाना छोड़ दिया। पर अब सबको एक बात बता दूं, इनकी बेटी यानी मेरी ननद इन दोनों के सामने अपने पति को नाम से बुलाती है और आप नहीं तुम कहकर बुलाती है, तभी यह दोनों हंसते रहते हैं, कुछ नहीं कहते। फिर क्या संस्कार और नियम कायदे सिर्फ बहू के लिए है? तुम क्या बोल रही हो बहू? मम्मी प्लीज मुझे बोलने दीजिए। आप जब बोल रही थी तब मैंने एक बार भी कुछ नहीं कहा, तब डिस्टर्ब नहीं किया, तो प्लीज आप भी मुझे अपनी बातें कहने दीजिए, मुझे मत रोकिए। मेरी बात सुनकर सास मुंह बनाकर चुप हो गई। अब रही बात उनके बेटे के काम करने की, तो उनका यह कहना है कि शादी के बाद इनका बेटा कामचोर हो गया है। यह तो सरासर गलत है। बात यह है कि वह पहले से ही कामचोर है, सिर्फ कुछ घंटों के लिए दुकान पर बैठते हैं, बाकी पूरा समय बाहर घूमना, दोस्तों के साथ पार्टी करना, देर रात को घर लौटना और सुबह देर तक सोना उनकी आदतों में पहले से ही शामिल है। जबरदस्ती उसका दोष मेरे ऊपर मढ़ रहे हैं। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन ना हो तो उनका बेटा यहीं बैठा है, पूछ लीजिए। रही बात बरकत की, तो हो सकता है दुकान नहीं चलने की वजह इनके बेटे का ध्यान नहीं देना, मार्केट में हो रहे उतार चढ़ाव, लोगों का ऑनलाइन और मॉल से शॉपिंग करना, इन सब का भी असर तो होता ही है। तो उसके लिए मैं जिम्मेदार कैसे हो गई? मेरे कदम कैसे अशुभ हो गए? यह कहते हैं कि आपने ठग लिया, पर असल में इन्होंने हमें ठग लिया। शादी से पहले हमें कहा गया था कि बिजनेस मेरे बेटे का है, सब वही देखता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। एक नंबर के आलसी, लापरवाह, काम से जी चुराने वाला इंसान है इनका बेटा। अच्छा ठीक है, अब बस चुप हो जा, समझ गया मैं,
सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है। नहीं पापा, मैं चुप नहीं रहूंगी। आपको मेरी बात पूरी सुननी पड़ेगी, नहीं तो मैं ससुराल और मायके वालों के दोनों के नज़रों में ही बुरी बन जाऊंगी, दोषी ठहरा दी जाऊंगी। भाई ने कहा। हाँ पापा, दीदी को अपनी बात पूरी करने दो। पापा, मैं आपसे इतना लड़ झगड़ कर बाहर पढ़ने गई, कितनी मुश्किलों से मैंने MBA किया, परंतु यहाँ पर नौकरी नहीं करने के लिए मुझे कहा गया। मैंने तब भी एक बार भी जिद नहीं की। मैंने तो यही सोचा कि जीवन भर तो नौकरी करनी है, कुछ वक्त सबके साथ बिताना भी जरूरी है, तो फिर मैं कैसे घमंडी हूँ। यह अक्सर मुझे कहते हैं कि तुझे अपनी पढ़ाई का बहुत घमंड है। रही बात बच्चों से काम कराने की, तो बस एक दिन मैंने खाते समय उनसे पानी मांग लिया। इसके लिए भी उन्होंने बहुत सुनाया कि मैं कामचोर हूँ। फिर बच्चों को सिखा दिया कि आइंदा मेरा कोई काम ना करे। उसके बाद मैंने बच्चों से कभी भी कोई काम नहीं कराया। पहली बार जब मैंने देखा कि मेरी जेठानी सबसे पीछे खाती है, मैं जानबूझकर इन सब के साथ अपने भी खाने की थाली लगा लेती थी। जानते हैं, मेरी सास ने परोसी हुई थाली रखवा दिया और कहने लगी, हमारे घर में यह नियम है कि तुम दोनों जेठानी देवरानी पीछे खाना। भला कोई ऐसा करता है क्या? पापा, आप तो मुझे जानते हैं कि मैं दादी के पुराने ख्यालात और दकियानुसी सोच के लिए कितनी बार उलझ जाती थी, परंतु मैं यहाँ किसी से उलझी नहीं। पर हाँ, मैंने अपनी बातें जरूर रखी। आप इनसे पूछिए कि इनके घर के नियम कायदे मैंने अपनाए हैं या नहीं। जिस चीज़ के लिए मना किया, क्या मैंने उसे दोहराया? इनकी नज़र में जब और जहाँ गलती हुई, इस बार हर बार माफ़ी मांगी। फिर कैसे घमंडी और संस्कारहीन हो गई, कैसे मुझे किसी का लिहाज नहीं। फिर वही बातें दोहराना, मतलब उनके मन में मेरे लिए जो गुस्सा था, खुन्नस थी, वह आपकी बेइज्जती करके निकालनी थी। पापा की नाराजगी कम हो रही थी। वह मेरे सास ससुर से कुछ पूछने लगे। तब तक मैंने कहा, नहीं पापा, अभी रुकिए, मुझे और भी कुछ कहना है। इधर दरवाजे के कोने पर खड़ी मेरी जेठानी का रो रो कर बुरा हाल था। पता नहीं, शायद उन्हें अपनी पिछली बातें याद आ रही थी या कुछ और बात थी। जेठानी का रोना देखकर मुझे इतना समझ आ गया था कि शायद उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो, या फिर मुझसे भी कहीं ज़्यादा, क्योंकि अक्सर बड़ी बहू से कुछ ज़्यादा ही अपेक्षा होती है ससुराल वालों को। हाँ पापा, उन्होंने कहा मेरी जेठानी बहुत संस्कारी है। तो हाँ, वो सच में संस्कारी है, पर यह संस्कार उनके माँ बाप के लिए है। इन्होंने तो सिर्फ सताया है। यह तुम क्या बोल रही हो? मैंने क्या सताया है? बड़ी बहू, जरा बाहर निकलो, तुम ही बताओ इन्हें, कब क्या कहा, क्या सताया, जबरदस्ती की, या हम लोगों के ऊपर झूठ मूठ का इल्जाम लगा रही है? वह क्या बोलेंगी? देखकर तो लगता नहीं कि वह कभी भी अपना मुंह खोलेंगी। सताने का मतलब सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक तौर पर भी होता है, जो कि आप सबने बहुत किया। मेरी बातें सुनकर सासू माँ बौखला गई। अरे, तुझे आए 6 महीने हुए हैं और तू सब कुछ जान गई कि हमने इसे सताया है। अब तो ज़्यादा और गलत इल्ज़ाम लगा रही है। मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ। तो आप ही बताइए, क्या कभी उन्हें खुलकर जीने के लिए बोलने दिया, एहसास होने दिया कि तुम भी इस घर की सदस्य हो, या घर तुम्हारा भी है, तुम अपने हिसाब से रह सकती हो? आपको पता है पापा, किसी काम में देरी हो गई या गलती हो गई तो तुरंत कहती हैं कि तुम्हारा घर है, जो अच्छे से काम करो, अच्छे से संभालो। बाकी किसी अच्छे काम के लिए, कुछ भी कराने के लिए अपनी बेटी दामाद से राय लेते हैं। घर के किसी भी निर्णय में हम दोनों को ही नहीं, बल्कि अपनी बेटी दामाद को जरूर शामिल करते हैं, और अंत में होता भी वही है
जो इनकी बेटी दामाद कहते हैं। यह तो अपने दोनों बेटों से भी बस नाम के लिए पूछते हैं। इनकी राय कभी कोई मायने नहीं रखती है। हम लोग पूरा दिन कितना भी काम कर ले, एक बार भी तारीफ के बोल नहीं निकलेंगे, लेकिन जब भी खाना खाने बैठती हूँ, किसी न किसी बहाने थाली देखने जरूर आ जाती हैं। कहीं हमने अपने लिए ज़्यादा दाल सब्जी तो नहीं रखी है, या कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं बना लिया। हम बहुएं घर में कब तक सोएंगी, कब उठेंगी, कब खाएंगी, कब बाहर जाएंगी, इतने देर के लिए जाएंगी और कितने दिनों के लिए मायके जाएंगी, कब वापस आएंगी, यह सब कुछ यही तय करेंगे। यहाँ तक कि हम लोग इस रंग के कपड़े पहनेंगे, यह सब भी यही तय करेंगी। और हम मान भी जाते हैं, और तब भी यह यही कहती हैं कि मैं उसकी बात नहीं सुनती और सिर्फ इन्हीं वजहों से घर टिका हुआ है। कैसे पापा? सिर्फ उनकी वजह से यह घर चल रहा है। बहू, तुम अब बहुत ज़्यादा बोल रही हो। बस समधन जी, बोलने दीजिए। बस यही तो मेरी बेटी की खासियत है कि गलती रही तो स्वीकार करती है, अगर गलती ना हो तो फिर डरती अपने बाप से भी नहीं है, यानी कि मुझसे भी उलझ पड़ती है। पापा, यह सब तो बस मैंने इनके इल्जामों का जवाब दिया है। इसके अलावा उन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया है यह बताती हूँ। बस कर बेटा, चुप हो जा, अब और कुछ नहीं सुनना मुझे। क्या सुनकर मैं शायद बर्दाश्त ना कर पाऊँ? ठीक है, बाकी सब नहीं, बस एक बात बता देती हूँ। जब से मेरी सास को पता चला है कि मैं बाहर अकेली रहकर पढ़ाई पूरी करके आई हूँ, तब से हर वक्त बात को ऐसे घुमा फिरा कर पूछती हैं ताकि मैं स्वीकार करूं कि शादी से पहले मेरे किसी के साथ अफेयर था और मेरी चरित्र पर यह उंगली उठा सके। सुनते ही मेरे पापा की आंखों में खून नजर उतर आया। मेरी सास भी काफी सख्ते में आ गई। कैसे लोग हैं, आपकी कैसी सोच है। मैंने तो सोचा पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ा नाम है, रुतबा है, सोच भी अच्छी होगी, मेरी बेटी सुखी रहेगी, लेकिन इतनी घटिया सोच है आपकी। पता होता तो अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में कभी भी नहीं करता। अभी के अभी चल बेटा यहाँ से। तुमने इतना कुछ बोला है, अब अगर इस घर में रही तो तेरी बहुत दुर्गति होगी, क्योंकि इन्हें बहू नहीं कठपुतली चाहिए जो इनके इशारे पर नाचे। हाँ पापा, आपने सही कहा, मैं कुछ दिनों के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए ही जाऊंगी। तभी अचानक मुझे खांसी शुरू हुई और उल्टियाँ होने लगी। शायद लगातार बात करने की वजह से या फिर रोने की वजह से, परंतु जब मेरी उल्टियाँ बंद नहीं हुई और मैं चक्कर खाकर गिर गई, तब मुझे डॉक्टर के पास ले गए। सास ने उसे नौटंकी मात्र ही समझा। मुझे पता चला कि मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। सच कहती हूँ, सिर्फ जेठानी ने ही मुझे बधाई दी, बाकी कोई खुश नहीं हुआ। यहाँ तक कि मेरे पति का व्यवहार भी सामान्य रहा। मैं वहीं से मायके चली गई। इस बीच में सास ससुर दोनों में से किसी ने भी एक बार भी फ़ोन नहीं किया। बस मुझे जेठानी ने छुपकर 1-2 बार बात की। हाँ, उस समय मेरे पति ने मेरा साथ दिया। तय समय पर मैंने एक बेटे को जन्म दिया। मेरे पापा ने खुशी के मारे सास ससुर को कहा कि आपका पोता हुआ है, फिर भी कोई नहीं आया। हाँ, मेरे जेठ ने कुछ पैसे अकाउंट में भेज दिए और कहा कि बच्चे की ज़रूरत का सामान ले लेना। अब तो मायके में भी लगभग पता चल गया था, जो मुझे पसंद नहीं करते। रिश्तेदार भी ताने देने लगे, सारी जिंदगी घर पर बैठी रहेगी, इतनी जुबान चलाती है, भला ससुराल में कैसे रहेगी, कितनी छूट दे रखी है, भला बेटियां इतनी जुबान चलाती हैं। जो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर माँ के काफ़ी समझाने के बाद मैं शांत हुई। बच्चा 3 महीने का हो गया तो मेरे पति ने कहा, चलो
अब अपने घर चलते हैं। बच्चे को देखकर मम्मी पापा की सारी नाराज़गी दूर हो जाएगी। मुझे भी लगा कि हाँ, शायद ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अक्सर दादा दादी बहू को भले ही पसंद ना करे, लेकिन पोते को बहुत प्यार करते हैं। यह सोचकर मैं वापस ससुराल आ गई, परंतु यहाँ पर मेरे सास ससुर मुझसे बात करना तो दूर, बच्चे को भी गोद में नहीं लिया। मुझे बहुत तकलीफ हुई, रोना भी आया। हाँ, एक बात बता दूं, अब तक मेरे पति को अपनी जिम्मेदारी समझ नहीं आई। अच्छे से काम नहीं करते थे। बस इसी बात को लेकर अब मेरे सास ससुर उनसे बहुत नाराज रहने लगे। जब तब सुनाने लगे। एक दिन घर छोड़कर निकल जाने को भी कह दिया। मेरे पति को लगा पापा बस यूं ही गुस्से में कह रहे हैं, लेकिन सच में हमसे निकल जाने को कह दिया। यह रोने लगे कि छोटे बच्चे के साथ कहाँ जाऊंगा। मेरे ससुर जी ने कहा, या यह तुम जानो और तुम्हारी पत्नी, वहाँ जहाँ कहे वहीं चले जाओ। 6 महीने के बच्चे के साथ घर से निकल गई और फिर मायके आ गई। अब मेरे हस्बैंड नौकरी ढूंढने लगे और उन्हें नौकरी का अनुभव नहीं था, इसीलिए उन्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। मैं भी करीब 3 साल तक मायके में रही। अब तक तो मेरे मम्मी पापा भी परेशान होने लगे थे। बीच में उन्होंने कई नौकरियां पकड़ी और छोड़ दी, पर इनका कहीं मन ही नहीं लगा। अंत में जेठ जी का फ़ोन आया, उनसे पैसे मांगे और एक छोटी सी दुकान डाली। मैंने भी अब जॉब करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दुकान में भी बरकत होने लगी। इस बीच में मैं दूसरे बच्चे की माँ बन गई। इस बार मैंने सास ससुर को कहा, लेकिन ना तो कोई आया और ना ही मुझे बुलाया। इस बार भी सब कुछ मेरी माँ ने ही संभाला। करीब 1 दशक के बाद अब मैं ठीक ठाक जीवन बिता रही थी और सब ठीक है, परंतु सास ससुर की नज़र में मैं बुरी और संस्कार विहीन बहू ही हूँ। मेरा ससुराल जाना बहुत कम होता है। सास ससुर को बुलवाने के बाद भी जब दोनों मेरे पास नहीं आए, तब मैंने भी बुलाना बंद कर दिया। हाँ, जेठानी से कभी मिलने जाती हूँ। कभी कभी वह मेरे घर आ जाती हैं। वह मुझे देखती रहती हैं। बड़ी हिम्मत वाली है रे तू, धन्य है तुम्हें, कम से कम अपना मुंह तो खोला, विरोध तो किया। मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं। एक दिन मैंने भी उनसे पूछ ही लिया कि दीदी, आप उस दिन इतना क्यों रो रही थी? उन्होंने कहा, ज़्यादा तो कुछ नहीं कहा, बस इतना बताया कि जितना तुम्हारे साथ हुआ है उससे कहीं ज़्यादा मेरे साथ हो चुका है। तुम्हारे पापा को तो खाना भी खिलाया, मेरे पापा को तो खाना भी नसीब नहीं हुआ, उन्हें खाने भी नहीं दिया। इन सब ने बस इसी बात को याद करके रो रही थी। फिर तुम क्यों इतनी संस्कारी बनी रही? क्यों नहीं छोड़ देती? क्यों सबकी सेवा करी? तब जेठानी ने कहा, देखो तुम्हारा कहना सही है, पर अब मैं सोचती हूँ कि जब शुरू से कुछ नहीं कहा, मुंह नहीं खोला, तो अब बोल कर क्या कर लूँगी? इन सब का क्या मतलब रह जाएगा? वैसे भी जब तुमने जवाब दिया तो उसके बाद दोनों काफ़ी शांत हो गए हैं। अब मुझे अपने मन की करने की आज़ादी मिल चुकी है। बहुत धन्य हो तुम, बहुत बड़ा दिल भी है तुम्हारा। हाँ, इतना बड़ा दिल मेरा नहीं हो सकता। सुनकर वह हंसने लगी। अब मैं अपने परिवार में सुखी हूँ, परंतु कभी पिछली बातें याद आती हैं तो मैं सोचने पर मजबूर सी हो जाती हूँ। मैं पढ़ी लिखी, इंडिपेंडेंट भी हो सकती थी, तब भी मेरे साथ इतना सब कुछ हुआ है। उन लोगों के साथ क्या होता होगा जो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, जो अपने लिए बोल भी नहीं पाते, विरोध भी नहीं कर पाते, और हाँ, जिसके माँ बाप भी साथ खड़े नहीं होते। वह कितना बर्दाश्त करती होंगी, कितना एडजस्ट करती होंगी। यही सोचकर ही मैं परेशान हो जाती हूँ। लेकिन अब सब ठीक है। कम से कम उस दिन की हिम्मत से मैं आज खुलकर जी तो रही हूँ। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी?
आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना, दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में नए विचारों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।